हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है शशांक और आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होती है, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। और इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो होती है आपको पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब बोलोगे काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है। जो काइनेटिक एनर्जी आती है, अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। जैसे कि मान लो ये आपके पास न्यूक्लियस है इस तरीके से, और इसके आपके क्या है, ऑर्बिट है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है जो कि आपको क्या कर रहे हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक, अभी इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूम रहा है, इस घूमने की वजह से क्या है, इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है। ठीक, इनके बीच में एक क्या है, अट्रैक्शन है, उसकी वजह से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है आपका। तो काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक, ये कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो अभी इसके अंदर बात करेंगे। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, बस इससे निकलना क्या है कि काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी है जो कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ है। बस इतनी चीज आप ध्यान रखो। अब आगे देखो, अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आपको पढ़ना है। ठीक, अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पढ़ने के लिए क्या है कि अब यही चीज मैं लेता हूं, इसको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक गेम याद होगा, गेम कौन सा, जिसमें हम क्या करते हैं कि वो लेते हैं, कांटा का वो लेते हैं और थ्रो करते हैं। एग्जैक्टली मुझे गेम का नाम याद नहीं है, और लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि उसमें ऐसे नंबर लिखे होते हैं 10, और यहाँ पर एक और बना दे तो ऐसे 9 होते हैं, फिर इसमें मार दिया तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे इस तरीके से। राइट, उसी तरीके से इसको भी ऐसे ही समझो कि अगर ये 10, 9, 8 इस तरीके से पॉइंट्स है आपके। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वो कांटा जो है आपका क्या ले लूँ, अल्फा पार्टिकल ले लूँ। उस कांटा जो जिसको हम थ्रो करते हैं वो अल्फा पार्टिकल है। ठीक, अगर उस गेम का नाम आपको याद हो तो आप बता सकते हैं नीचे, आप कमेंट बॉक्स में डाल के। अब अल्फा पार्टिकल जो है He++ होगा, क्योंकि यही क्या होता है, आपका अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक, अब इसी को थ्रो करना है आपको। इसको मैंने क्या किया, पकड़ा इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से मैंने इसको लिया और इसको थ्रो किया इसकी तरफ थ्रो किया मैंने इस तरीके से। ठीक, अब होगा क्या, अब ये इसकी तरफ ऐसे जाएगा, मूव करेगा, क्योंकि वेलोसिटी v से फेंका है हमने, इसको बहुत जोर से फेंका है, और यहाँ पर ये ट्रैवल करता 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 मस्ती में जा रहा होगा, इस तरीके से जा रहा होगा जा रहा होगा जा रहा होगा, बीच में आके इस तरीके से ब्रेक लग जाएगा यहाँ पर आके। सपोज करो यहाँ के ब्रेक लग गया। अब ब्रेक क्यों लगा यहाँ पर आके, ये तो अब हमने तो वेलोसिटी पूरी जान से फेंका था, फिर यहाँ पे ब्रेक क्यों लग जाता है, ब्रेक इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इस न्यूक्लियस में, इसमें आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक, प्रोटॉन्स की वजह से, और ये He++ है ना, He++, इसके पास भी क्या है, ये प्लस चार्ज है, इसके पास भी, प्रोटॉन के पास क्या है, प्लस चार्ज है, दोनों में शुरू होता है रिपल्शन। अब इन रिपल्शन की वजह से ये अल्फा पार्टिकल और नजदीक नहीं जा पाता, तो वो पॉइंट जहां पर ये अल्फा पार्टिकल रुक गया, वहां से लेकर आपके न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर बोलेंगे। यहाँ पे आर क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, आर ऊपर लिखा भी हुआ है आर। ठीक, फिर से बताता हूं मैं, अल्फा पार्टिकल को मैंने थ्रो किया उसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, एटम की तरफ। अब जब जैसे ही वो जा रहा होगा तो एक पॉइंट आएगा जहां पे वो आके स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल ब्रेक लग जाएगा उसमें। एग्जैक्टली, अब ब्रेक लगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियस में पड़े प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में होगा रिपल्शन शुरू। अब ये प्रोटॉन इसको आगे आने नहीं देगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या बोलेंगे उसको, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक, तो ये होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब इसी को क्या करते हैं, इसी को समझते हैं कैलकुलेट करने की, मतलब कैलकुलेट, डेरिवेशन करते हैं इसकी, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक, अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं एक पॉइंट बनाता हूं, जैसे कि सपोज करो ए पॉइंट, जब वो यहां पर दूर था, इससे इनफाइनाइट पोजीशन पर था, और दूसरा क्या करता हूं, एक पॉइंट बनाता हूं बी, जहां पर ये स्टॉप हो गया। ठीक, और यहां पर क्या बनाता हूं, यहां पर जो है आपका, वही है आपका जो भी न्यूक्लियस है इस तरीके से। ठीक, तो आपको बताया कि भैया ये वाली जो दूरी है ना, इसको भी ऊपर लिखते हैं, ये वाली जो दूरी है आपकी क्या कहलाती है, आर कहलाती है। ठीक, अब इस पे एनर्जी और इस पे एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है कि इस पर एनर्जी कितनी थी, और वहां से मेरा आर की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी। ठीक, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए पे, ये पॉइंट ए पर। ठीक, और यहां पर बात करेंगे पॉइंट बी की, पॉइंट बी की। ठीक, अब देखो क्या होना है,
अब होगा ये कि सबसे पहले पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, इसके बीच में मतलब जो भी अल्फा पार्टिकल है वहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, मतलब इतनी दूर अल्फा पार्टिकल है यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल होगा क्या इसके साथ कोई अट्रैक्शन है क्या, इस न्यूक्लियस के साथ या किसी के साथ अट्रैक्शन है? नहीं, वो बहुत दूर पड़ा है उससे, और दूर पड़ा है तो कोई अट्रैक्शन नहीं। और अट्रैक्शन किसकी वजह से क्या हो रहा था? अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी। अट्रैक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी वेलोसिटी से, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच में क्या था? अट्रैक्शन था। उस अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ है नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर है, बहुत दूर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी जीरो, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी तो है, क्योंकि हमने इसको फेंका ही वेलोसिटी v से, है ना, दूर से फेंका ना इस तरीके से यूं। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी 1/2 mv² होती है, mv² होती है। अब जो कि वेलोसिटी है वो अल्फा पार्टिकल की है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं 1/2 mv² अल्फा, इस तरीके से। ये चीज समझ आई। अब टोटल एनर्जी अगर निकालू पॉइंट ए पर, तो टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो ये तो आपका क्या है? जीरो के इक्वल है, बिकॉज यहां पर तो जीरो है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? टोटल एनर्जी के, तो 1/2 mv² अल्फा। तो ये आ गई टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। उसी तरीके से पॉइंट बी पर भी निकाल लेंगे। बी पे कैसे निकालेंगे? अब देखो बी पर जब वो रुक गया, अब ये क्या मूव कर रहा है, इस पे ब्रेक लग गया तो वेलोसिटी जीरो। भाई वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी में जो 1/2 mv² अल्फा होता है, अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, k Q1 अपॉन में R होता है, ठीक, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का जो ये फॉर्मूला है, ये कहां से आया? ये आपका फिजिक्स से आया है। 12th क्लास में आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, उसमें एक चैप्टर होता है इसकी डेरिवेशन, डिटेल डिस्कशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला उठाया है, आपको भी इतना ही करना है। अब जितनी हमें जरूरत है हम उतना करेंगे, डेरिवेशन वगैरह एग्जाम में नहीं पूछेगा। और दूसरी चीज है कि फिजिक्स का आपका जो भी है तामझाम है, तो वहीं से आप लोग इसको आगे पढ़ोगे भी डिटेल में। आपको क्या है, फॉर्मूला भी ध्यान रखो आप लोग। और ये जो Q1 Q2 है, ये एक्चुअली में क्या है? चार्जेस है। चार्जेस है Q1 एंड Q2, ये क्या है? चार्जेस है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R, ठीक। ये Q1 किसी भी पार्टिकल या Q2 दोनों पार्टिकल हैं, उसका चार्जेस है Q1 Q2 और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R, ठीक। वहीं से फॉर्मूला बनाया गया है। अब देखो टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं बच्चों, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो है जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? k Q1 Q2 अपॉन में R। अब इंपॉर्टेंट चीज, k जो है फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक। वो आएगा, कैसे आएगा वो आपको पता चलेगा, इसकी भी जरूरत भी नहीं है हमें। Q1 जो है वो चार्ज है किसका? एक है इसका और दूसरा है न्यूक्लियस में पड़े प्रोटॉन का। अब कैसे सुनो, जो Q1 है, Q1 है, Q1 किसका है? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। और इस पर चार्ज कितना है? इस पे दो चार्ज है सर, ये प्लस प्लस है ना, तो ये क्या है? दो चार्ज है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? 2e हो जाएगा, ठीक, 2e हो जाएगा। अब ये तो पता होगा ना आपको, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, अगर एक का e होता है तो दो का कितना होगा? e क्या है आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये e जो होगा माइनस होगा। आपको चार्ज भी पता होगा, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है आपका, ठीक। ये माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन में। अगर वही प्रोटॉन ले लूं तो वो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, ठीक। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा नॉर्मली। तो वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज लिया है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का चार्ज जो होता है या प्रोटॉन का चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक। अब यहाँ पर मेरे को कितने हैं? यहाँ पर दो प्लस हैं, तो मुझे 2e लिखना होगा। यही क्या है आपका? e है, दैट इज इक्वल टू e, ठीक। तो मेरे पास दो प्लस है, तो दो का कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 22e लिख दिया। अब ये तो हुआ आपका किसकी बात? एक वाले चार्ज का। अब दूसरे Q2 कैसे निकालेंगे? Q2 होगा इसका न्यूक्लियस में पड़े प्रोटॉन का। अब प्रोटॉन में हमें तो पता नहीं है प्रोटॉन कितने हैं, तो Z ले लूं, तो एक का e होगा, तो Z का कितना होगा? Ze होगा, तो ये हो जाएगा Ze, इस तरीके से। अपॉन में अब R क्या स्मॉल r ही रखूंगा? नहीं, आप स्मॉल r नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है कि Q1 Q2 के बीच के डिस्टेंस क्या था? स्मॉल r, ये डिस्टेंस होती है।
मेरे पास तो अल्फा और ये है ना, तो मेरे पास तो डिस्टेंस क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। नाउ दिस आर विल बी रिप्लेस्ड बाय लार्ज, मतलब बड़े वाला आर, ये वाला आर। तो मेरे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया बच्चों, ये देखो फाइनली ये आ गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसी में आपको मैं बताता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं मुझे, अभी स्पेस भी मिलेगा हमको। आप देखो यहाँ पे अब क्या है आपके पास, इसको टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो पॉइंट ए पर और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पर क्या कर देता हूं मैं, इक्वेट कर देता हूं, टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट एंड टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट। ठीक, अब कैसे आएगा देखो, टोटल एनर्जी ए पे कितना है 1/2 mv² अल्फा, यहां से आया, ये देखो ए पर था ना, ये ए पर, ये बी पर है, बी पर कितना है, बी पर है k 2e ze अपॉन में r। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो कैलकुलेशन ऑफ CDA करना है ना, CDA दैट इज इक्वल टू r है, ये r है, तो r को क्या करूं, एक साइड ले जाऊं, बाकी को एक साइड रख लेता हूं, तो यहां से आएगा r और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 4k ze स्क्वायर, ये e और e क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएंगे, और यहां से क्या आ जाएगा mv² अल्फा, mv² अल्फा। तो ये आएगी फाइनल आपका r का फॉर्मूला, जो कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला होता है, ये वाला। अब देखो ये डेरिवेशन आपको करनी है तो आप कर भी सकते हो, वैसे इजी डेरिवेशन है, कुछ खास है नहीं इसमें। और दूसरी चीज है कि ये फॉर्मूला जो है आप याद आप डेराइव कर लोगे तो याद भी मतलब आसानी से कर सकते हो, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बेस पर वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक, लॉजिकल भी है, कंसेप्चुअल भी है। पहले इसको आप कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो, जो भी करो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं इसको रब करता हूँ इस तरीके से। अब देखो इसको मैं रहने देता हूँ, इसकी मेरे को थोड़ी जरूरत है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, इस फॉर्मूले को भी रखता हूं मैं। अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग r, या एक काम करता हूं इधर लिख लेता हूं मैं फॉर्मूले को दोबारा से, r इज इक्वल टू 4kze स्क्वायर अपॉन में mv²। यही फॉर्मूला है ना अपने पास, ये फॉर्मूला है। अब इसमें गौर से देखो, ये जो r है, r में ये 4 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, नाम में कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट। E जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अभी बताया था, वो भी कांस्टेंट ही है वैल्यू। m क्या है, मास कांस्टेंट है आपको। ठीक, मास बाय किसका मास ले रहे हैं हम लोग, अल्फा पे का, तो अल्फा का ही तो लेंगे, उसका कांस्टेंट रहेगा। और v, अब ये कांस्टेंट नहीं है, कौन कौन से कांस्टेंट नहीं है, z कांस्टेंट नहीं है और v कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, कितने भी ले सकते हैं। ठीक, वो वेरी करेगा आपका। वेलोसिटी किस वेलोसिटी से फेंका है भाई, अब मैं फेंकूंगा तो अलग वेलोसिटी होगी, कोई बच्चा फेंकेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी, वो कम स्पीड से फेंकेगा, मैं ज्यादा स्पीड से फेंक दूंगा, या आप ज्यादा स्पीड से फेंक दोगे, या बच्चा कम स्पीड से फेंकेगा। तो अब क्या करेंगे, r जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, ये पता चल रहा है मुझे रिलेशन। और दूसरी चीज है जो r है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v² अल्फा। तो ये दो आपके निकल के आते हैं, और इससे पता ये चलता है कि अगर z की वैल्यू, मतलब आपका जो प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, तो r जो होगा या CDA होगा, CDA दैट इज r ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहां पर जो z है, जो एटॉमिक आपका क्या है, z क्या है, प्रोटॉन नंबर है ना, तो प्रोटॉन नंबर में प्लस है, He क्या है, इसके पास भी प्लस है, इसका पॉजिटिव कांस्टेंट है, दो ही पॉजिटिव है इसके पास। लेकिन अगर सपोज करो इसका प्लस मैंने बढ़ा दिया, तो जितना प्लस बढ़ेगा इस प्लस के साथ दोनों में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो उस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए, अगर मान लो यहां होगा तो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए दूर जाएंगे, और अगर वो दूर गए तो r की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ऐसा ही होगा ना, अगर जितना प्लस में बढ़ाता जाऊंगा तो इस प्लस और प्लस में रिपल्शन होगी, और वो प्लस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए दूर जाएंगे, और दूर जाने की वजह से r जो होगी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बढ़ जाएगी, और बढ़ते ही क्या हो जाएगा आपका, ये आपका रिलेशन प्रूव हो जाएगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। वेलोसिटी देखो, अब वेलोसिटी में क्या प्रॉब्लम है, वेलोसिटी में प्रॉब्लम ये है, मैं इसको पहले लिख देता हूं, क्या है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, आपका CDA इंक्रीजेस, ये है आपका। ठीक, मतलब मोर पॉजिटिव मोर रिपल्शन
देयरफॉर मोर आर। ठीक, ये हो गया। अब देखो वेलोसिटी का क्या है, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। फर्स्ट सेकंड कैसे? अब वेलोसिटी का मतलब ये है कि सपोज करो मैं एक बार क्या कर रहे, आप ले लो, आप किसी भी अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे हो इसकी तरफ, इस एटम की तरफ फेंक रहे हो, और दूसरा एक बच्चा फेंक रहा है दूर से उस एटम की तरफ, सेम डिस्टेंस है। उसी डिस्टेंस से अगर एक बच्चा इस एटम की तरफ फेंके अल्फा पार्टिकल और एक आप फेंको, तो कौन ज्यादा करीब तक फेंक पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, बच्चा थोड़ा कम स्पीड से फेंक पाएगा, आप थोड़े ज्यादा स्पीड से फेंक पाओगे। तो जितना ज्यादा स्पीड से आप फेंकोगे वो ज्यादा क्लोज पहुंच जाएगा एटम के। जितना एटम के ज्यादा क्लोज पहुंचेगा उससे क्या होगा, जितना क्लोज पहुंचा आर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, राइट। अगर मान लो ये ओरिजिनल यहाँ पर आर है, अगर आपने स्पीड बढ़ा दी इसकी, बहुत ज्यादा स्पीड से फेंक दिया, तो सपोज करो ये आर करके यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ पहुंचते ही क्या हो गया, अब जो डिस्टेंस होगी आर होगी वो यहाँ से होगी, तो इतनी डिस्टेंस क्या होगी, इतनी डिस्टेंस हो गई कम, है ना, इतनी डिस्टेंस कम होगी, तो वेलोसिटी ज्यादा तो आर ज्यादा, मतलब मोर इज द स्पीड या मोर इज द velocity of alpha particle, less will be the क्या, लेस क्या होगा आपका CDA, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आई आपको, ठीक, लॉजिकली है, बिल्कुल लॉजिक है, कोई वो नहीं है, इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसके बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ कि एक्चुअली में कैसे पूछ सकता है वो, ठीक। तो फिलहाल इसको कॉपी करो और मैं इसको हटाता हूँ फिलहाल, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मैं फटाफट से इसके लिए एक क्वेश्चन करवाता हूं। इसे चेक कर लेता हूं मैं। देखो प्रॉब्लम क्या कहती है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझना इसको। एन अल्फा पार्टिकल हैविंग क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है, आर, क्या है, आर, व्हेन इट्स velocity, या ऐसे लिखो and its velocity an alpha particle having closest distance of approach r and velocity v and bombarded on atom having एटॉमिक नंबर या Z हैविंग एटॉमिक नंबर Z, ठीक। एक अल्फा पार्टिकल है जिसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच R है और उसकी वेलोसिटी V है और उसको बॉम्बार्ड किया जा रहा है Z पर, ठीक। अब क्या है, फाइंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच when velocity of alpha particle is 2v and bombarded on atom having atomic number Z/3, ये कर लेते हैं, ठीक। एक अल्फा पार्टिकल है जिसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच r है और वेलोसिटी v है, तो बॉम्बार्ड किया है, मतलब एटम पे फेंक के मारा, बॉम्बार्ड का मतलब फेंक के मारा है उसको, ठीक, एटम पर। तो तब उसका कौन सा, उसका एटॉमिक नंबर तब z था, जब एटम पर फेंक के मारा तो उस एटम का एटॉमिक नंबर z था। आपको तब बताना है कि जब मैं इस वेलोसिटी को 2v कर दूं, मतलब उस वेलोसिटी को जो डबल कर दूं, पहले इनिशियल v था, अगर मैं उसको डबल कर दूं और एटॉमिक नंबर को Z/3 कर दूं, ठीक, या इसको Z/2 कर लेता हूं, सिंपली आपका क्या आ जाएगा, Z/2 कर लेता हूं इसको सीधा। अब Z/2 कर दिया मैंने, ठीक। अब क्या होगा, आपका नया जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा वो क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो, लॉजिकली सोचो, जब आपके पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच r है, ठीक, तब कब, जब आपका वेलोसिटी v एंड z है। अगर आपने वेलोसिटी को 2v कर दिया
सोचो, लॉजिकली सोचो, सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं अभी इसका। अगर आपने r जो होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होता है अल्फा, और r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होता है। z तो आपने हाफ कर दिया और वेलोसिटी को बढ़ा दिया। वेलोसिटी बढ़ाना मतलब वेलोसिटी इंक्रीज मतलब r डिक्रीज, और z डिक्रीज मतलब r आल्सो डिक्रीज। तो ओवरऑल r क्या होगा, जो न्यू r है, अगर मान लो ये इनिशियल r है, तो सपोज करो r है, क्या होता है फॉर्मूला, 4kze स्क्वायर अपॉन में mv स्क्वायर अल्फा, ये होता है, ठीक। तो ये अगर इनिशियल है, और r डैश जो है, r डैश नीचे लिख देता हूं, इसको कर देंगे इसको कम, r डैश जो है इसको क्या लिखेंगे, 4k, ये तो कांस्टेंट है, z इन आपका वेरिएबल है, तो z/2 कर दिया मैंने, 3 करते तो इसको 3 कर देते, e स्क्वायर है आपका डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर, mv में m आपका क्या है, कांस्टेंट, v क्या है, v को आपने क्या कर दिया, v को आपने 2v कर दिया, 2v कर दिया आपने, ठीक। और क्या है आपका, इसका स्क्वायर भी तो है ना, इस तरीके से इसको अल्फा हटा देते हैं सीधा, इसको हटा देते हैं, सीधा आंसर आएगा आपका। अब देखो